अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के निठारी कांड की चर्चाएं बहुत जोरों पर थीं। निठारी कांड को नोएडा सीरियल मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। साल 2006 में निठारी में लापता कई बच्चों के साथ दरिंदगी और हत्या का मामला सामने आया। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक पर तो आदमखोर होने का आरोप भी लगा। गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने निठारी मामले में दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी, पर 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की फांसी की सजा को रद्द करके उन्हें बरी कर दिया। आज की कहानी इसी निठारी केस की है। नोएडा के सेक्टर 31 में एक गांव है निठारी। साल 2005 के जनवरी फरवरी महीने से इस गांव में अचानक से बच्चों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चों के गायब होने का यह सिलसिला 2006 तक चला। इन 2 सालों में करीब 19 बच्चे निठारी से गायब हुए। इनमें अधिकतर बच्चे नाबालिग थे और इन गायब बच्चों में अधिकतर लड़कियां थीं। हालांकि पुलिस का कहना था कि उन दिनों निठारी से करीब 34 बच्चे गायब हुए थे। पुलिस का कहना था कि हर 15-20 दिनों में कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता था। इस गांव में एक 3 मंजिला कोठी है D5 और इसी कोठी के पास नगर निगम की एक पानी की टंकी है। लोगों का कहना था कि अधिकतर बच्चे गायब होने से पहले इसी पानी की टंकी के पास देखे गए थे। गांव के कुछ लोग ऐसा मानते थे कि उस पानी की टंकी के पास कोई भूत रहता है जो बच्चों को गायब कर देता है। लापता बच्चों के परिवार ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, पर उनके बच्चे कभी उन्हें मिल नहीं पाए। ऐसा नहीं था कि वो पुलिस के पास अपने बच्चों की फरियाद लेकर नहीं गए, वो गए थे, पर पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी थी। पुलिस ने बच्चों की खोजबीन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पुलिस का कहना था कि लापता बच्चों के परिवार वालों ने उन्हें बच्चों की उम्र की गलत जानकारी दी थी। परिवार वालों ने पहले बताया था कि लापता बच्चे बालिग थे और वो परिवार वालों से झगड़ा करके घर छोड़कर भाग गए थे। वहीं वहां के लोगों का कहना था कि पुलिस ने इस मामले में जानबूझकर लापरवाही बरती थी। निठारी गांव में जो भी बच्चे गायब हुए थे वो बहुत गरीब परिवार से थे, इसीलिए पुलिस ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 8 फरवरी 2005 की बात है। रिंपा हल्दर नाम की एक 14 साल की लड़की अपने माँ बाप के पास रहने निठारी गांव पहुंची थी। रिंपा का परिवार बंगाल का रहने वाला था। रिंपा की मां निठारी में रसोइये का काम करती हैं और पिता अनिल हल्दर ऑटो चलाते हैं। 8 फरवरी को अचानक रिंपा सेक्टर 31 के D5 कोठी के बाहर सड़क से गायब हो गई। जब रिंपा के माँ बाप थाने में अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस ने यह कहते हुए उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी कि उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद मार्च 2005 में क्रिकेट खेल रहे कुछ लड़कों को D5 कोठी के पीछे नाले में प्लास्टिक बैग में लिपटा एक इंसानी हाथ मिला। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और उसने जांच की। जांच के बाद पुलिस ने गांव वालों को बताया कि नाले में मिला हाथ किसी जानवर का अंग था, ना कि कोई इंसानी हाथ था। पुलिस ने गांव वालों को यह हिदायत दी कि उन्होंने जो भी देखा है वो भूल जाएं। निठारी में ही झब्बू लाल की फैमिली रहती थी। झब्बू लाल कपड़े धुलने और प्रेस करने का काम करते थे। 20 जून 2005 को उनकी 10 साल की बेटी ज्योति निठारी से गायब हो गई। ज्योति की मां मीना के मुताबिक वो ज्योति को ढूंढते हुए D5 कोठी पर गईं। वहां बाहर कोठी का मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर खड़ा था। मीना ने रोते हुए पंढेर से पूछा कि साहब, यहां कोई छोटी बच्ची खेलते हुए तो नहीं आई थी? पंढेर ने ना में जवाब दिया। बहुत खोजबीन के बाद भी ज्योति का कुछ पता नहीं चल पाया। निठारी गांव में इसी तरह एक 22 साल की लड़की पायल भी गायब हो गई। पायल के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसीलिए उसके पिता ने पायल की जॉब के लिए कई लोगों से बोल रखा था। नंदलाल के एक दोस्त गोविंद ने इसी सिलसिले में पायल को नीलम मैडम नाम की एक महिला से मिलवाया। नीलम की कई जगह जान पहचान थी। उसने पायल को D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर से मिलवाया। साल 2006 की गर्मियों की बात है। 7 मई को पायल D5 कोठी के लिए अपने घर से निकली। उस दिन उसने सलवार सूट पहना था और उसके साथ एक पर्स भी था। पायल नोकिया 1100 मोबाइल यूज करती थी।
7 मई को उसे कॉल करके D5 बुलाया गया था। कॉल मोनिंदर सिंह पंढेर के नौकर सुरेंद्र कोहली ने किया था। पायल एक ऑटो से D5 कोठी के बाहर पहुंची। उसने ऑटो वाले से कहा कि वो अभी कोठी से लौट कर आएगी, तब उसे उसका किराया दे देगी। पायल इतना बोलकर कोठी में चली गई और ऑटो वाला बाहर उसका इंतजार करने लगा। पायल को कोठी के अंदर गए बहुत समय हो गया। इंतजार करते करते ऑटो वाला परेशान हो गया और जब उससे रहा नहीं गया, तब वो कोठी के गेट को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर मुनिंदर का नौकर सुरेंद्र कोहली कोठी के गेट पर आ गया। ऑटो वाले ने पायल के बारे में उससे पूछा। इस पर सुरेंद्र कोहली ने उससे कहा कि वो तो बहुत पहले ही कोठी से बाहर निकल गई थी। ऑटो वाले ने कहा कि वो एक पल के लिए भी गेट से हटा नहीं है। अगर वो बाहर आई होती तो वो उसे जरूर दिखी होती। इस पर कोहली ने जोर देते हुए बोला कि वो लड़की अंदर नहीं है, चली गई है। बेचारा ऑटो वाला अब क्या करता, मन महसूस के वहां से चला गया। पायल को घर से निकले शाम हो गई। शाम के 7:30 बजे तक पायल जब घर नहीं लौटी, तब उसके पिता नंदलाल बहुत परेशान हो गए। अगले दिन यानी 8 मई को वो अपनी बेटी को खोजते हुए D5 कोठी पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात सुरेंद्र कोहली से हुई। जब नंदलाल ने सुरेंद्र कोहली से अपनी बेटी के बारे में पूछा, तब कोहली ने बोल दिया कि पायल कहां है, इसकी कोई भी जानकारी उसे नहीं है। किसी तरह नंदलाल को D5 के मालिक पंढेर का मोबाइल नंबर मिल गया। उन्होंने पंढेर को कॉल किया। पता चला कि पंढेर कुछ दिनों से चंडीगढ़ में था। पंढेर ने भी नंदलाल को बताया कि उसे पायल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। काफी दौड़ भाग कर लेने के बाद उस गरीब को जब अपनी बेटी नहीं मिली, तब वो पुलिस थाने पहुंचा। बहुत दुख की बात है कि तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस ने उसकी बेटी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखी और उसे खाली हाथ लौटा दिया। इसी बीच नंदलाल को वो ऑटो वाला मिल गया जिसने पायल को D5 बंगले पर छोड़ा था। ऑटो वाले ने उसे सारी कहानी बताई कि कैसे उसने 7 मई को एक लड़की को D5 कोठी पर छोड़ा था और जब पैसे देने की बारी आई तो वो कोठी से बाहर ही नहीं निकली। उसने उस आदमी के बारे में भी बताया जिसने उससे कहा था कि पायल कब का कोठी से जा चुकी है। ऑटो वाले ने उस आदमी की कदकाठी भी बताई। नंदलाल समझ गए कि ऑटो वाला सुरेंद्र कोहली की बात कर रहा है। ऑटो वाले ने नंदलाल से कहा कि वो D5 गेट से हटा ही नहीं था। अगर पायल वहां से निकली होती तो उसने उसे जरूर देखा होता। इसके बाद नंदलाल पुलिस थाना गए। उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई। उन्होंने पंढेर और उसके नौकर कोहली पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया, पर पुलिस ने नंदलाल की शिकायत पर ध्यान ही नहीं दिया। नंदलाल कई दिनों तक पुलिस थाना का चक्कर लगाते रहे, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार नोएडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मदद से 26 जून 2006 को पायल की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि निठारी गांव से करीब 34 बच्चे गायब हो गए थे। सभी बच्चे गरीब परिवार से थे। किसी का परिवार रिक्शा चलाता था, किसी का परिवार ठेला लगाता था, तो कोई मजदूरी करता था। इन लोगों का निठारी में अपना कोई घर नहीं था। ये दूसरे राज्यों से आए थे। पुलिस लापता बच्चों को जगह जगह ढूंढने लगी। निठारी से 500 किलोमीटर के एरिया में जितने भी रेड लाइट एरिया थे, पुलिस ने उन सभी को छान मारा। अनाथालयों, होटलों, ढाबों और रेलवे स्टेशनों को भी देखा गया, पर कोई भी लापता बच्चा वहां नहीं मिला। पुलिस को संदेह हुआ कि पंढेर के D5 कोठी पर वेश्यावृत्ति का रैकेट चल रहा है। उस समय D5 में बहुत बड़े बड़े लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, जिनमें कई राजनेता और कई बड़े अधिकारी शामिल थे। पंढेर मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था। उसकी पत्नी दविंदर और इकलौता बेटा करणदीप सिंह चंडीगढ़ में एक आलीशान घर में रहते थे। शुरुआत में यह कहा गया कि पंढेर और उसकी पत्नी के रिश्ते खराब हो गए थे, पर ऐसा था नहीं। पंढेर की पत्नी दविंदर एक संपन्न घर से हैं। उनके पिता डॉक्टर थे। दविंदर के रिश्तेदारों का पंजाब और हरियाणा के राजनीतिक वर्ग से घनिष्ठ संबंध था। दविंदर के चाचा मोहिंदर सिंह गिल पूर्व मंत्री और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दविंदर चीनी कारोबारी और कांग्रेस नेता राणा गुरजीत सिंह की करीबी रिश्तेदार भी हैं। वहीं पंढेर का अपना जेसीबी का धंधा था। उसके भी कई अमीर और दिग्गज राजनीतिक लोगों से संबंध थे। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेड़ा उसके रिश्तेदार हैं। पंढेर ने साल 2000 में
निठारी के D5 कोठी को खरीदा था। तो 29 जुलाई को पुलिस ने मोहिंदर सिंह पंढेर को थाने बुलाकर पायल के बारे में पूछताछ की। पंढेर ने पुलिस को बताया कि जब पायल गायब हुई थी तो वो निठारी में था ही नहीं, तब वो चंडीगढ़ में था, क्योंकि उस समय उसके पिता की मौत हुई थी। पुलिस ने उस दिन की पंढेर के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई, जिस दिन पायल पंढेर की कोठी के लिए निकली थी, यानी 7 मई के दिन। मोबाइल लोकेशन के मुताबिक पंढेर चंडीगढ़ में था ही नहीं। पुलिस ने जब पंढेर पर सख्ती दिखाई, तब पंढेर ने एक खुलासा किया। पंढेर ने कहा कि वो जब भी अपनी कोठी में आता था तो कॉल गर्ल्स बुलाया करता था। पूछताछ में पंढेर ने खुलासा किया कि फरीदाबाद की रहने वाली नीलम मैडम उसे नियमित रूप से महिलाएं उपलब्ध कराती थीं। उन्हीं में से एक थी पायल। पंढेर ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि पायल एक कॉल गर्ल थी और वो उसे अक्सर अपनी कोठी पर बुलाया करता था। पंढेर पायल को एक रात के लिए 2500 रुपए देता था। पुलिस ने पंढेर को लड़कियां उपलब्ध कराने वाली नीलम से भी पूछताछ की। नीलम ने भी माना कि पायल के पिता नंदलाल पायल को उसके पास भेजता था और इसके लिए वो नंदलाल को महीने का 30,000 रुपए देती थी। हालांकि इससे पायल की वर्तमान स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाया। पंढेर ने पुलिस को बताया कि उसने 5 मई के बाद पायल से संपर्क ही नहीं किया था। लापता बच्चों के परिवार वालों की लगातार शिकायतों के बाद पुलिस अगस्त महीने के अंत में D5 पर गई और वहां उसने कोली के कमरे की तलाशी ली, पर पुलिस को वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ऐसे ही खोजबीन में कुछ महीने बीत गए, पर जांच आगे नहीं बढ़ पाई। पायल के गायब होने के बाद से ही उसका फोन बंद हो गया था। उसके गायब होने के 7 महीने बाद 21 दिसंबर 2006 को अचानक पायल का नोकिया 1100 मोबाइल ऑन हो गया। पुलिस ने पायल के मोबाइल को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे लगा रखा था। फोन के IMEI नंबर को ट्रेस करने पर पता चला कि पायल के फोन में कोई दूसरा सिम एक्टिव है, यानी पायल का फोन कोई और चला रहा था। पुलिस ट्रेस करते हुए उस व्यक्ति के पास पहुंची जो पायल का फोन चला रहा था। उससे पुलिस को पता चला कि उसे वो फोन एक रिक्शे वाले से मिला था। पुलिस उस रिक्शे वाले के पास पहुंची। उसने बताया कि वो फोन उसने किसी और से लिया था। ऐसे पुलिस 7 लोगों के पास गई। आखिर में एक दूसरे रिक्शे वाले से पता चला कि एक युवक नोएडा के सेक्टर 37 से सेक्टर 31 जाने के लिए बैठा था और वो उस फोन को उसके रिक्शे पर गलती से छोड़कर चला गया था। पुलिस ने रिक्शे वाले से पूछा कि इस फोन में जो सिम था उसका क्या किया तुमने? तब रिक्शे वाले ने बताया कि उसने सिम को गड्ढे में दबा दिया था। पुलिस ने उस सिम को निकलवाया। सिम की डिटेल्स निकलवाई गई। पता चला कि सिम सुरेंद्र कोली के नाम पर था, जो D5 कोठी का नौकर था। पुलिस जब D5 पर गई तो पता चला कोली वहां था ही नहीं। फिर 26 दिसंबर को पुलिस ने पंढेर को उठा लिया। पंढेर से पता चला कि कोली अल्मोड़ा चला गया है, जहां उसका घर था। पुलिस नहीं चाहती थी कि कोली को यह शक हो जाए कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, इसीलिए पुलिस ने पंढेर के ड्राइवर सतपाल को अल्मोड़ा कोली को लेने भेज दिया। 27 दिसंबर को जैसे ही कोली नोएडा आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुभाष, सुरिंदर, सतीश, ये नाम सुरेंद्र कोली के ही थे। सुरेंद्र देखने में बहुत सीधा साधा और विनम्र स्वभाव का लगता था। उसने 7वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। अल्मोड़ा में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। कोली साल 2000 में दिल्ली में एक ब्रिगेडियर के घर पर रसोइया था। कहते हैं कि वो बहुत अच्छा खाना बनाता था। साल 2003 में वो मोनिंदर सिंह पंढेर से मिला, जिसके बाद पंढेर ने उसे अपनी कोठी की रखवाली के लिए रख लिया। पुलिस का कहना था कि सुरेंद्र बहुत चालाक था और उसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। वो पुलिस की पूछताछ में किसी भी जुर्म में अपनी भागीदारी से इनकार करता रहा, पर जब उसे डराया धमकाया गया तब जाकर वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोली ने पुलिस को बता दिया कि उसने ही पायल का कत्ल किया है। उसने सबूत के तौर पर पायल के पर्स फेंकने की जगह बताई। पर्स D5 कोठी के पीछे फेंका गया था। इसके बाद पुलिस D5 के पीछे गई। वहां कोली के बताए जगह से पायल का पर्स बरामद किया गया। पुलिस ने पायल के पिता नंदलाल को पर्स की पहचान के लिए बुलाया। नंदलाल आए और उन्होंने उस पर्स को आइडेंटिफाई किया कि पर्स
उनकी ही बेटी पायल का है। पुलिस ने कोली से पायल को मारने का कारण पूछा। तब कोली ने बताया कि पायल एक कॉल गर्ल थी। वो अक्सर मोनिंदर या मोहिंदर पंढेर के बुलाने पर D5 में आती थी। कोली का कहना था कि पायल उसे बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए उसने 7 मई को एसटीडी बूथ से पायल को कॉल किया। उसने पायल से कहा कि वो उसे एक नई पार्टी से मिलवाना चाहता है। पायल उस दिन रिक्शा से D5 पर पहुंच गई। इसके बाद कोली ने पायल को अपने साथ सोने का ऑफर दिया, पर पायल इसके लिए ज्यादा पैसे मांग रही थी। कोली के पास उतने पैसे नहीं थे। पायल ने कोली को मना कर दिया। इसके बाद कोली पायल के लिए चाय बनाकर लेकर आया। जब पायल चाय पीने लगी, तब कोली पायल के पीछे जाकर उसके दुपट्टे से उसके गले को कस दिया। जब पायल मर गई, तब कोली ने उसके साथ सेक्स करने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। फिर कोली पायल के शरीर को ऊपर के माले पर बाथरूम में ले गया और उसके शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। कोली ने उन टुकड़ों को पॉलीथीन में लपेटकर D5 के पीछे कूड़े के ढेर में फेंक दिया। पुलिस को लगा कि हो ना हो निठारी में गायब बच्चों के पीछे कोली का ही हाथ है। पुलिस ने उसे गायब बच्चों की तस्वीरें दिखाईं। पुलिस के मुताबिक तस्वीरें देखते ही कोली निठारी में गायब बच्चों की कहानी बताने लगा कि कैसे उसने बच्चों को मारकर उनके साथ बलात्कार किया और उनके कुछ अंगों को भी खा लिया। कोली ने बताया कि उसने बच्चों के अवशेषों को D5 के पीछे दबा दिया था। इधर निठारी के लोगों को पता चल गया कि पुलिस कोली को D5 कोठी पर लेकर आई थी और वहां से नंदलाल की बेटी पायल का पर्स और उसके कई सामान भी बरामद हुए हैं। फिर क्या, 29 मई की सुबह 9 बजे के करीब निठारी गांव से लापता रचना के पिता पप्पूलाल और ज्योति के पिता झब्बूलाल ने D5 कोठी में घुसकर वहां छानबीन करने का मन बना लिया। झब्बूलाल के दावे के अनुसार उन्हें कोठी के पीछे बंद गैलरी में, जहां ढेर सारा कूड़ा पड़ा हुआ था, काफी पुराने 3 इंसानी सिर मिले। थोड़ी और खोजबीन के बाद वहां बोरी में पैरों और हाथों की हड्डियां मिली। इसके बाद तो पंढेर की कोठी के बाहर उन लोगों की भीड़ जमा हो गई जिनके बच्चे गायब हुए थे। सबके हाथों में अपने अपने लापता बच्चों की तस्वीरें थीं। मीडिया भी मौके पर वहां पहुंच गई। साल 2005 में भी क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को D5 से एक इंसानी हाथ मिल चुका था, जिसे पुलिस ने जानवर का अंग बताकर मामला शांत कर दिया था। अगर उसी समय पुलिस ने मामले की जांच सही तरीके से की होती तो शायद कई मासूम जिंदगियां बच गई होती। खैर, पुलिस कोली के साथ एक बार फिर से D5 के पीछे पहुंच गई। वहां ढेर सारा कूड़ा और गंदगी पड़ी थी। वहीं उसने बच्चों के सिर दबा रखे थे। कोली ने पुलिस को बताया था कि वो बच्चों के सिरों को पॉलीथीन में लपेटकर फेंकता था, फिर उसके ऊपर कूड़ा फेंक देता था ताकि उनकी बदबू कूड़े में दब जाए। D5 के पीछे बंद गैलरी और नाले से पुलिस को बच्चों और महिलाओं के पॉलीथीन में लिपटे 19 नरकंकाल मिले। इनमें अजीब बात यह थी कि इन कंकालों के बीच के हिस्से गायब थे, यानी हाथ पैर की हड्डियां और सिर तो थे, पर गर्दन से कमर तक वाले हिस्से गायब थे। इस छानबीन में 40 ऐसे पैकेट मिले थे जिनमें मानव अंग भरकर नाले में फेंका गया था। पंढेर की कोठी से पॉर्न सीडी और बच्चों की नंगी तस्वीरें भी मिली, पर उनसे कुछ साबित नहीं हो पाया। हड्डियों और कंकालों को देखकर जब लोगों को यह पता चल गया कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ है, तो भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने पंढेर की कोठी को तहस नहस कर दिया। पुलिस को दिए बयान में कोली और पंढेर ने यह कन्फेस किया था कि उन्होंने ही लापता बच्चों को मारा है। पीड़ित परिवारों के वकील के मुताबिक पंढेर ने बताया था कि जब भी उसे रात में नींद नहीं आती थी तो वो कोली से कहता था कि जा किसी लड़की का जुगाड़ कर। फिर कोली कोठी के बाहर जाता था और जो भी लड़की उसे मिलती थी उसे बहला फुसला कर वो कोठी में ले आता था और अपने मालिक पंढेर को दे देता था। पहले पंढेर उसके साथ दरिंदगी करता था, फिर कोली को दे देता था, जिसके बाद कोली भी दरिंदगी करता था। इन सबके बाद पंढेर कोली से लड़की को काट कर टुकड़े करके फेंकने के लिए बोल देता था। पंढेर ने अपने बयान में यह भी बताया था कि पायल ने मई की शुरुआत में उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जिससे चिढ़कर उसने कोली से पायल से छुटकारा दिलाने के लिए कहा था, जिसके बाद कोली ने पायल के साथ दरिंदगी की, फिर उसकी हत्या कर दी।
पंढेर के बेटे करणदीप ने यह दावा किया कि उसके पिता ने पुलिस कस्टडी में ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया था। उसका कहना था कि उसके पिता ने गिरफ्तारी के अगले दिन उससे बताया था कि नोएडा पुलिस ने 2 सादे पन्नों पर उसे साइन करने के लिए मजबूर किया था। उसके पिता को यह पता था कि उसे फंसाया जाएगा। आगे चलकर जब मामला सीबीआई के हाथों में गया और जब सीबीआई ने पुलिस से पंढेर के इस कबूलनामे के बारे में पूछा, तो पुलिस ने कह दिया कि पंढेर ने यह कबूल नहीं किया है। किसी भी पुलिस अधिकारी ने यह नहीं माना कि पंढेर ने उसके सामने यह सब कबूल किया है। फिर तो कोर्ट में पंढेर के इस कबूलनामे का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। इसीलिए जब मामला कोर्ट में गया, तब सीबीआई ने पुलिस को दिए पंढेर के कबूलनामे को अपनी चार्जशीट में दर्ज नहीं किया। कहा गया कि पंढेर ने वही कबूल किया जिस कहानी को पुलिस ने उससे कबूल करने को कहा था। पंढेर को जानने वाले लोगों का कहना था कि पंढेर बहुत खुशमिजाज आदमी था। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो कोई अपराध भी कर सकता है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था। खैर, उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। निठारी कांड की वजह से उन पर भारी राजनीतिक दबाव बनने लगा था। विपक्षी पार्टियों और लोगों की मांग थी कि मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। सरकार ने एसएसपी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। आगे चलकर सीबीआई ने निठारी में चौकी प्रभारी सिमरनजीत कौर, जो सस्पेंड हो गई थी, उनसे सवाल जवाब किया। सीबीआई ने खुलासा किया था कि जब नंदलाल अपनी बेटी पायल के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने गए थे, तब थाना प्रभारी कौर ने उनसे कहा था कि पायल लापता नहीं है बल्कि भाग गई है। कौर पर आरोप लगा था कि उन्होंने मामले को दबा दिया था, जिसके बदले में उन्हें कथित तौर पर पंढेर से 3 लाख रुपए मिले थे। पंढेर की कोठी में एक नौकरानी भी थी, जिसका काम वहां की साफ सफाई करना था। पुलिस को संदेह था कि वो महिलाओं को बहला फुसला कर कोठी में ले जाती थी। उससे भी पूछताछ की गई। इस पूरे केस में एक एंगल मानव अंगों की तस्करी का भी था, क्योंकि जितने भी कंकाल मिले थे, उनके गर्दन से कमर तक के हिस्से यानी धड़ गायब थे, जो अंगों की तस्करी और किडनी रैकेट की ओर इशारा कर रहे थे। पंढेर की कोठी D5 के पास D6 है, जिसमें एक डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर नवीन चौधरी। साल 1998 में एक मरीज ने उन पर किडनी निकालने का आरोप लगाया था। हालांकि चौधरी को उसी साल आरोपों से बरी कर दिया गया था। पुलिस ने निठारी मामले में 31 दिसंबर को डॉक्टर नवीन के घर पर छापा मारा। निठारी गांव के लोकल लोगों का कहना था कि पंढेर के घर के बाहर अक्सर एम्बुलेंस दिखा करती थी और लोगों ने उसमें से कई बार डॉक्टर और नर्स को निकलते देखा था। कई बार एम्बुलेंस के साथ एक कार भी आती थी, जिसमें से कुछ हाई प्रोफाइल लोग निकलते थे और कोठी में चले जाते थे। हालांकि जब सीबीआई इस मामले में आई, तब उन्होंने दावा किया था कि D5 के पास से धड़ के कुछ हिस्से मिले थे। कोली और पंढेर का पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग कराया गया। फिर पुलिस ने गांधीनगर में कोली और पंढेर का नार्को टेस्ट भी करवाया। इन टेस्ट में सुरेंद्र कोली ने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे। वहीं पंढेर को क्लीन चिट दे दी गई। बताया गया कि पंढेर अपने नौकर कोली की हरकतों से अनजान था। आगे चलकर सीबीआई ने कहा था कि जब पायल गायब हुई थी, तब पंढेर ने उसे ढूंढने के लिए एक प्राइवेट जासूस को लगाया था। यानी सीबीआई ये कहना चाहती थी कि पायल मामले में पंढेर शामिल नहीं था। सुरेंद्र कोली ने ट्रुथ सीरम के प्रभाव में खुलासा किया था कि पंढेर लगभग हर रात कॉल गर्ल्स बुलाता था, जिन्हें देखकर उसकी भी इच्छा जाग उठती थी और जिसे कंट्रोल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। कोली ने कहा था कि ये सब देखकर उसके अंदर का शैतान जाग जाता था। कोली सपने में अक्सर सफेद कपड़ा पहने एक लड़की को देखता था, जो उस पर हंसती थी और उस पर ताना मारती थी। जब भी वो लड़की कोली के सपने में आती थी, कोली कांप जाता था, उसकी भूख कम हो जाती थी और उसे नींद नहीं आती थी। ये सब उसके साथ तब तक होता था जब तक कि उसे कोई शिकार नहीं मिल जाता था। कोली के बारे में यह भी कहा गया कि किसी तांत्रिक ने उससे कहा था कि ये सब करने से सेक्स पावर बढ़ती है। 10 जनवरी 2007 को सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया था। सीबीआई ने निठारी में पंढेर के घर का दौरा किया और घर के बाहर नालियों की तलाशी ली। वहां सीबीआई को 3 खोपड़ियां मिली। माना गया कि वो खोपड़ियां बच्चों की थी। साथ में शरीर के कई हिस्से भी मिले, जिनमें पैर, हड्डियां और धड़ शामिल थे।
कई ऐसे सामान भी मिले जिनके बारे में कहा गया कि वो पीड़ितों की हैं। मानव धड़ के हिस्सों वाले कई पॉलीथीन बैग के मिलने से जांचकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये मामला अवैध अंग व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं था। सुरेंद्र कोली की सहमति के बाद 1 मार्च 2007 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने कोली के कबूलनामे का वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जिससे पता चला कि कोली नेक्रोफिलिया और नेक्रोफैगिया से पीड़ित है। यानी कोली शवों के साथ यौन संबंध बनाता था और इंसानी मांस खाता था। कोली ने बताया था कि उसने झुम्पा नाम की एक लड़की को काम के बहाने से D5 कोठी में बुलाकर उसके स्कार्फ से उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर दिया था। जब झुम्पा बेहोश हो गई तब कोली ने उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश की, पर वो कर नहीं सका। इससे कोली पागल जैसा हो गया और उसने झुम्पा का गला दबाकर उसे मार दिया। उसने एक बार फिर से उसके साथ दरिंदगी की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद वो झुम्पा की लाश को ऊपर के फ्लोर पर बाथरूम में ले गया। वो वापस नीचे किचन में चाकू लेने आया, फिर बाथरूम में पड़ी झुम्पा की लाश को उसने काट दिया। कोली का कहना था कि उसने उस बच्ची के बाजू और सीने के मांस को पकाकर भी खाया था। मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। इसी तरह कोली ने 10 साल की ज्योति के बारे में भी बताया था। ज्योति के पिता कपड़ा प्रेस करते थे। ज्योति अक्सर D5 में पंढेर के यहाँ अपने भाई बहनों के साथ कपड़े लेने जाती थी, पर 20 जून को वो अकेले ही पंढेर की कोठी से गुजर रही थी। कोली की नजर उस पर पड़ गई। उसने ज्योति को कोठी के अंदर कपड़े लेने के बहाने बुला लिया। उसने ज्योति के सामने कपड़े रख दिए। फिर उसने ज्योति से कहा कि कपड़े गिन ले। जब ज्योति कपड़े गिनने लगी तब कोली ने पीछे से उसके दुपट्टे से उसका गला कस के उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद कोली उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश करने लगा। फिर वो उसे ऊपर बाथरूम में ले गया और ज्योति को एक थैले में डाल दिया। शाम तक ज्योति की लाश वैसे ही बाथरूम में पड़ी रही। कोली ने बताया कि उस दिन मोनिंदर साहब कोठी पर ही थे। मोनिंदर साहब को बॉडी के बारे में पता है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर मजिस्ट्रेट के सामने कोली के किए गए इस कबूलनामे में एक ट्विस्ट है। कबूलनामे के बाद वाले भाग में कोली ने बताया था कि पुलिस ने उसे पीड़ितों की फोटो दिखाकर उनका नाम रटवाया था। कोली के बयान के अनुसार उसे हत्या का समय और हत्या के तरीके को याद करने के लिए भी कहा गया था। जांच एजेंसियों पर कोली को पीटने का भी आरोप लगा था। कोली के नाखून तोड़ दिए गए थे और उसके प्राइवेट पार्ट को जला दिया गया था। कोली को धमकी दी गई थी कि अगर उसने कबूल नहीं किया तो उसका परिवार खतरे में पड़ जाएगा। आगे चलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोली के इस कबूलनामे पर विश्वास नहीं किया और उसे साक्ष्य के रूप में नहीं माना। कोली को दिसंबर 2006 में गिरफ्तार किया गया था। 29 दिसंबर को उसने पुलिस के सामने अपना बयान दिया था। फिर 2 महीने बाद 1 मार्च 2007 को मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान रिकॉर्ड किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि लंबी पुलिस हिरासत और मजिस्ट्रेट के सामने कोली का बयान दर्ज करने में देरी ये सुनिश्चित करने के लिए हो सकती है कि कोली जांच एजेंसियों द्वारा सिखाई गई कन्फेशन को याद रख सके। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कोली का बयान लेने से पहले सीबीआई ने उसका मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया था, जो बहुत संदिग्ध दिखता है। सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए कोली के बयान का एक सीडी बनाया था, जिसे सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। उसी के आधार पर कोली को फांसी की सजा सुना दी गई। पर जब ये सीडी हाईकोर्ट में पहुंची तब हाईकोर्ट ने इस पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इसकी पूरी संभावना हो सकती थी कि सीडी में कोली के कबूलनामे के साथ छेड़छाड़ की गई हो। हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा, आप उस कैमरे की मेमोरी कार्ड लाइए जिसमें कोली का बयान रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें उसके कबूलनामे की रॉ फुटेज थी। अफसोस सीबीआई उस मेमोरी कार्ड को हाईकोर्ट में पेश ही नहीं कर पाई। यहां तक कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने बयान कबूल हुआ था, सीडी के साथ उनका साइन तक नहीं था। कबूलनामे के समय कोली को कोई कानूनी सहायता तक नहीं मिली थी। ऐसी ही बहुत सारी खामियां थीं जो आगे चलकर मामले को कमजोर करने वाली थीं। खैर, एक सवाल यह था कि आखिर कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को कैसे नहीं पता चल पाया कि उसकी कोठी में इतना बड़ा कांड हो रहा है। पंढेर के लड़के करणदीप का कहना था कि भले ही D5 कोठी को उसके पिता ने खरीदा था, पर एक तरह से सुरेंद्र कोली ही उसका मालिक था। कोली घर के पहले फ्लोर पर रहता था
वहां उसका अपना सेपरेट रूम था और उस रूम तक जाने के लिए घर के अंदर से एक इंडिपेंडेंट एंट्री थी। यानी अगर पंढेर वहां रहता भी तो शायद उसे कोली की हरकतों का पता नहीं चल पाता। सीबीआई ने कहा कि निठारी में जितने भी बच्चे लापता हुए थे उस समय मोनिंदर सिंह पंढेर निठारी में था ही नहीं। पंढेर 22 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया गया था और 27 फरवरी को इंडिया लौटा था और रिंपा हल्दर नाम की बच्ची 8 फरवरी 2005 को निठारी से गायब हुई थी। ठीक इसी तरह पायल वाले मामले में भी था। जब पायल गायब थी तब पंढेर चंडीगढ़ में था। सीबीआई का कहना था कि उन्होंने इसको वेरीफाई किया कि क्या वाकई में घटना वाले दिन पंढेर घटनास्थल पर था या नहीं था। इसके लिए सीबीआई ने उसके पासपोर्ट, वीजा और मोबाइल डिटेल्स की जांच की। सीबीआई अधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि पंढेर 2 मौकों पर ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास था। 9 अन्य हत्याओं के समय वो दिल्ली से बाहर था और 5 अन्य मौकों पर वो निठारी के आसपास नहीं था। निठारी में हुई सिलसिलेवार हत्याओं की श्रृंखला में पायल ही एकमात्र बालिग थी। बरामद की गई खोपड़ियों और हड्डियों के 17 सेटों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मारे गए लोगों में से 11 लड़कियां थीं। कुल 19 खोपड़ियां थीं, जिनमें 16 ठीक थीं और 3 क्षतिग्रस्त हो गई थीं। नोएडा सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने खुलासा किया था कि शवों को काटने में कसाई जैसी सटीकता थी। यहाँ सबके मन में ये आया कि सुरेंद्र कोली ये कैसे कर सकता है, उसने कैसे लाशों को इतने सटीक तरीके से काटा था। लोगों का शक बार बार यही जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अंगों के अवैध व्यापार से जुड़ा हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी WCD द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने भी इस मामले को मानव अंगों की तस्करी के एंगल से जांच करने की सिफारिश की थी, पर जांच एजेंसियों ने इस मामले पर ज्यादा गहराई से जांच नहीं की। इसे जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात कहा गया। WCD की रिपोर्ट में कहा गया कि शवों को सड़ने में 3 साल का समय लगता है और हत्याएं 2005 से 2006 के बीच हुई। फिर D5 के आसपास से कैसे केवल हड्डियां और खोपड़ियां ही पाई गईं? क्या लाशों को हड्डियों तक गलाने के लिए किसी तरह के केमिकल का यूज किया गया था? अगर हाँ, तो फिर उसके बारे में कोली को कैसे पता था? मई 2007 में सीबीआई ने पंढेर को अपनी चार्जशीट में रिंपा हल्दर के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में आरोप मुक्त कर दिया, पर 2 महीने बाद ही अदालत की फटकार के बाद सीबीआई ने पंढेर को रिंपा हल्दर मामले में सह अभियुक्त बना दिया। 13 फरवरी 2009 को सीबीआई अदालत ने पंढेर और कोली को रिंपा हल्दर के अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी करार दिया और दोनों को मौत की सजा सुना दी। लेकिन 11 सितंबर 2009 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया और सुरेंद्र कोली की मौत की सजा बरकरार रखा। 3 सितंबर 2014 को कोली को निठारी के एक मामले में कोर्ट ने मौत का वारंट जारी कर दिया था। कोली को 7 से 13 सितंबर के बीच फांसी भी होने वाली थी, पर आधी रात में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोली की फांसी पर रोक लगा दी। कुल मिलाजुलाकर सीबीआई ने कोर्ट में मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए, जिनमें से 3 मामलों में वो सीबीआई कोर्ट से बरी हो गया और एक मामले में हाई कोर्ट ने उसे पहले ही बरी कर दिया था। बचे 2 केस जो चल रहे थे। वहीं सुरेंद्र कोली के खिलाफ पहले 19 मामले दर्ज हुए, जो घटकर 16 फिर 13 हो गए। यानी पंढेर को 2 मामलों और कोली को 13 मामलों में दोषी ठहराया गया। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों की घटिया जांच का हवाला देते हुए और सबूतों की कमी के चलते निठारी सीरियल किलिंग केस में कोली को सभी 12 मामलों में और पंढेर को 2 मामलों में बरी कर दिया। कोली को 12 मामलों में और पंढेर को 2 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिससे अब दोनों आरोपी बच गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कोली के खिलाफ एक मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब तक फैसला नहीं आता, कोली जेल में ही रहेगा। निठारी केस में 19 लोग मारे गए थे। बरामद हुई लाशों के हिस्सों और हड्डियों के डीएनए से पीड़ितों के परिवारों के डीएनए से मिलान कराया गया था। लाशों के कई अवशेष ऐसे भी थे जिनके डीएनए सैंपल को जब पीड़ित परिवारों से मिलान कराया गया तो डीएनए मैच ही नहीं हो पाया, यानी उनकी पहचान ही नहीं हो पाई। इस वजह से उन मामलों को वापस ले लिया गया। अब यहाँ ये सवाल था कि आखिर वो लोग कौन थे जिनकी पहचान ही नहीं हो पाई।
कुछ लोगों का कहना है कि साल 2003 की शुरुआत से ही निठारी में महिलाएं और बच्चे गायब होने लगे थे और उस समय तो कोली D5 में रहता भी नहीं था। कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि इस मामले में अंग व्यापार की संलिप्तता की संभावना होते हुए भी उसकी गंभीरता से जांच नहीं की गई और घर के एक गरीब नौकर को राक्षस बनाकर उसे फंसाने का आसान तरीका चुना गया। कोर्ट के इस फैसले में जांच एजेंसियों की कई सारी खामियां नजर आईं। कोर्ट का कहना था कि सीबीआई किसी भी ऐसे चश्मदीद को कोर्ट में पेश नहीं कर पाई जो ये कह सके कि उसने कोली या पंढेर को किसी भी बच्चे के लापता या हत्या के समय देखा है। कोली को तो केवल इसलिए हत्यारा और आदमखोर घोषित कर दिया गया क्योंकि उसने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया था, पर सीबीआई उसे हत्यारा या आदमखोर साबित करने के लिए एक भी विश्वसनीय और साइंटिफिक सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। फॉरेंसिक टीम को D5 कोठी के एक सोफे पर सीमन का दाग मिला था। उसका कोली से मिलान कराया गया। पता चला वो कोली का था ही नहीं, वो किसी अनजान आदमी का था। अब वो अनजान आदमी कौन था, इसकी भी कोई जांच नहीं हुई। पंढेर की कोठी के अंदर मानव शरीर का कोई अंग या उसका कोई छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिला, जबकि कहा गया कि कोली लाशों को कोठी के बाथरूम में ले जाकर काटता था। सालों तक कोर्ट में आने जाने से कोली को कानून की समझ हो गई। वो कोर्ट में अपनी पैरवी खुद करने लगा था। बहस के दौरान अपने पक्ष में वो ऐसी ऐसी दलीलें रखता था कि बड़े बड़े सोचने पर मजबूर हो जाते थे। अदालत जाते समय उसके साथ सफेद थैले में उसके बनाए नोट्स होते थे। उसे अपने वकीलों पर भरोसा नहीं था। कई बार उसने गवाहों से जिरह भी किया। उसने जेल अधिकारियों से कहा था कि वो जिंदा जेल से बाहर निकलेगा, और हुआ भी वही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में अभी वो जेल में ही रहेगा, पर पंढेर जेल से बाहर आ जाएगा। खैर, इतने सालों की जांच के बाद भी आज भी हम सबके पास यही सवाल बना हुआ है कि अगर पंढेर और कोली ने उन बच्चों को नहीं मारा है तो आखिर किसने मारा है। अब शायद ही इस सवाल का जवाब हमें मिल पाएगा। तो यही आज की कहानी थी। अगली कहानी में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।